आज का जो टॉपिक है ना हमारा वो है एएनसी। एएनसी बोले तो एंटी नेटल केयर। ठीक है बच्चों, अब आप चाय लेके बैठो या कॉफी लेके बैठो, कुछ भी लेके बैठो, लेकिन ये टॉपिक जो है ना एकदम बोरिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको चीजों को रटना ही पड़ेगा, सोचने समझने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, एएनसी में कितनी विजिट होती हैं, कितने टाइम पीरियड पे की जाती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग क्या होती है, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग क्या होती है, तो ये सारी चीजें आपको याद ही करनी पड़ेगी। इसकी ना तो कोई ट्रिक है बच्चों और ना कोई अदर ऑप्शन। ठीक है, तो क्या है, बोरिंग टॉपिक है बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि एएनसी का मतलब क्या होता है। एएनसी का मतलब होता है बच्चों एंटी नेटल केयर, यानी कि डिलीवरी होने से पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर की केयर की जाती है और बच्चे की जो केयर की जाती है उसको बोला जाता है एंटी नेटल केयर। ओके, अभी जो एंटी नेटल केयर होती है ना बच्चों, इसको डब्ल्यूएचओ का एक जो कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है हेल्थ फॉर ऑल। क्या कॉन्सेप्ट है डब्ल्यूएचओ का? हेल्थ फॉर ऑल। इसमें इंक्लूड किया गया है, यानी कि हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसी को क्या बोला जाता है, एएनसी, और इसको इंक्लूड किया गया है डब्ल्यूएचओ के कॉन्सेप्ट हेल्थ फॉर ऑल में, जिसके अंदर क्या किया जाता है बच्चों, नीड फॉर एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिकल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कंटिन्यूड रिस्क असेसमेंट। यानी कि डब्ल्यूएचओ का जो एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है हेल्थ फॉर ऑल, इसके अंदर इंक्लूड किया गया है केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिससे कि कंटिन्यूड हेल्थ का असेसमेंट कर सकें। अगर हेल्थ के असेसमेंट के दौरान कोई रिस्क फैक्टर अपन को मिलता है मदर के अंदर या बेबी के अंदर, तो उसको अर्ली आइडेंटिफाई करें और उसका अर्ली ट्रीटमेंट कर सकें, जिससे कि आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज नहीं हो और उस रिस्क को अपन प्रोफाइलैक्सिस लेवल पर ही क्या कर सके, ट्रीट कर सकें। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एएनसी का। ठीक है, तो एएनसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? एएनसी के ऑब्जेक्टिव है, सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है बच्चों कि आइडेंटिफाई करना हाई रिस्क फीमेल, यानी कि ऐसी फीमेल जो कि हाई रिस्क पे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, उनको क्या करना, आइडेंटिफाई करना। जैसे कि पीआईएस वाली फीमेल, यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी कि उन फीमेल में बिफोर प्रेगनेंसी ही क्या है, हाइपरटेंसिव है वो, उनमें एक्लेम्शिया आते हैं, ठीक है, प्री एक्लेम्शिया आते हैं, सिजर्स आते हैं, और वो अब क्या हो चुकी हैं, प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तो वो क्या है, हाई रिस्क फीमेल है ना, तो उनको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, जिससे कि उनका जो ट्रीटमेंट है या उनको ड्यूरिंग ऑल प्रेगनेंसी टाइम पीरियड सही तरीके से मेजर किया जा सके, सही तरीके से प्रोफाइलैक्सिस मेजर्स किए जा सके उनके लिए, जिससे कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज ना हो बच्चों। ठीक है, सेकंड है आइडेंटिफाई करना एनी प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। ये था हाई रिस्क फीमेल को आइडेंटिफाई करना, यानी कि उनमें कोई कॉन्जेनिटल डिफेक्ट तो नहीं है, या पहले से ही हाइपरटेंसिव फीमेल तो नहीं है, पहले से ही डायबिटिक फीमेल तो नहीं है, तो वो तो हाई रिस्क फीमेल। अब आता है इसमें आइडेंटिफाई करना एनी प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि किसी फीमेल का सेफेलोपेल्विक डिस्पोर्शन तो नहीं है, ठीक है, किसी फीमेल में आयरन की डिफिशियंसी तो नहीं है, किसी में एनीमिया तो नहीं है, किसी में एडिमा तो नहीं हो रहा, पैथोलॉजिकल एडिमा तो नहीं हो रहा। ठीक है, और इसी तरीके से प्रेगनेंसी के बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उनको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना, जिससे कि वो एक पीक लेवल पर ना जा सके और उनको पहले ही प्रिवेंट किया जा सके। थर्ड होता है प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर के दौरान क्या आता है, देखो आपने सुना होगा कि जब अपन एएनसी का ट्रीटमेंट करते हैं या एएनसी विजिट करते हैं फीमेल, तो उस दौरान उनको इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, और इम्यूनाइजेशन किसका दिया जाता है, मोस्टली टिटनेस का दिया जाता है, टीडी टिटनेस डिप्थीरिया का इम्यूनाइजेशन किया जाता है, जिससे कि वो आगे जाकर क्या नहीं डेवलप कर सके, टिटनेस नहीं डेवलप हो उनको आगे प्रेगनेंसी में, अगर वो किसी भी रिस्क से एक्सपोजर अगर उनका हो रहा है तब भी तो इस तरीके से उनको प्रिवेंटिव केयर देना। फोर्थ इसका ऑब्जेक्टिव आता है बच्चों एजुकेट करना फीमेल को, यानी कि प्रेग्नेंट फीमेल को एजुकेट करना रिगार्डिंग चेंजेस इन बॉडी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो एक फीमेल की बॉडी में चेंजेस होते हैं, जैसे कि हार्मोनल बहुत पीक लेवल पर चले जाते हैं, हार्मोन का लोचा बहुत ज्यादा होता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस आती है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, वॉमिटिंग नोजिया होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत चेंजेस आते हैं फीमेल की बॉडी में, फीमेल के बिहेवियर में, तो उन सभी के बारे में पहले से ही एजुकेट कर देना, जिससे कि फीमेल को ये पता हो कि हाँ ये चेंजेस जो है मेरी बॉडी में नॉर्मल है, इनको लेके मेरे को कोई एंजाइटी नहीं लेनी है। हाँ, अगर इनसे अलग हटकर कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कोई भी चेंजेस हो रहा है तो उसके लिए मेरे को अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है, इस चीज को वो डिफरेंशिएट कर सके फीमेल कि क्या चीज तो एबनॉर्मल है बेटा और क्या चीज नॉर्मल है। तो इन चीजों को डिफरेंशिएट एक प्रेग्नेंट फीमेल तभी कर सकती है जब वो एजुकेट हो अबाउट द चेंजेस ऑफ बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
सेकंड है कॉम्प्लिकेशन के रिगार्डिंग, यानी कि फीमेल अगर PIH की फीमेल है तो उसको पहले से ही बता दिया जाए कि अगर आपके अंदर सीजर्स आ रही हैं या कोई अदर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में विजिट करनी है, या कोई ब्लीडिंग हो रही है वजाइना से तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में विजिट करनी है, जिससे कि आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो और प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जा सके। आंसर हर फियर एंड कंसर्न। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना बच्चों, तो उसको बहुत फियर होता है, बहुत एंजाइटी होती है, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं, बहुत उथल पुथल होती है ना। तो उन सभी चेंजेस को लेके एक डॉक्टर को क्या करना है, कंसल्ट करना है एक फीमेल को ड्यूरिंग ANC विजिट, जिससे कि उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो रिजॉल्व हो सके, उनके आंसर मिल सके और वो अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से कंटिन्यू कर सके बिना किसी फियर एंड एंजाइटी के। तो ये कुछ क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं ANC विजिट के। हाई रिस्क फीमेल को आइडेंटिफाई करना, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को आइडेंटिफाई करना, प्रिवेंटिव केयर देना और एजुकेट करना फीमेल को। ठीक है, तो ANC के बारे में थोड़ा बहुत तो क्लियर आइडिया हुआ होगा आपको कि ANC है क्या, ANC को करते क्यों है, ANC किसका कॉन्सेप्ट है, WHO का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो बच्चों जो ANC विजिट होती है उनके नंबर डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अपन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। WHO के अकॉर्डिंग अर्लियर जो मिनिमम विजिट के नंबर थे, मिनिमम ANC विजिट के नंबर थे बच्चों वो 3 थे, लेकिन ये कब था, पहले था। लेकिन अब रिसेंटली नाउ क्या है कि WHO के अकॉर्डिंग जो मिनिमम ANC के जो नंबर हैं, मिनिमम ANC विजिट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। ठीक है, और वो 8 कैसे कैसे होती है देखो, फर्स्ट ANC विजिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 8th। देखो बच्चों जो फर्स्ट ANC विजिट है वो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो जानी चाहिए। ओके, सेकंड और जो थर्ड ANC विजिट है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी के जितनी भी रिमेनिंग है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th, ये पांचों विजिट जो हैं वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से किया जाता है WHO के अकॉर्डिंग ANC विजिट। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मिनिमम 4 ANC विजिट होनी चाहिए, क्योंकि कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो बहुत रूरल एरिया में रहती हैं या बहुत दूर वाले एरिया में रहती हैं, उनके आसपास ना तो कोई PSC है, ना कोई CSC है, ना सब सेंटर है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो है ही नहीं। तो उनको ANC विजिट के लिए काफी लंबा सफर करके आना पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आपको कम से कम 4 बार तो ANC विजिट के लिए आना ही होगा, अगर आप हर मंथ नहीं आ सकते तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 4 ANC विजिट हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट ANC विजिट होती है बच्चों, जो फर्स्ट ANC विजिट होती है वो 8 to 12 वीक में हो जानी चाहिए। ठीक है, और ये जो फर्स्ट ANC विजिट होती है इसको क्या बोला जाता है, रजिस्ट्रेशन विजिट भी बोला जाता है। कौन सी विजिट, रजिस्ट्रेशन विजिट भी बोला जाता है। क्योंकि जैसे कि राजस्थान के अंदर एक ममता कार्ड बनता है, तो राजस्थान के अंदर जब फीमेल फर्स्ट ANC विजिट के लिए आती है तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग उनके लिए क्या किया जाता है, ममता कार्ड बनाया जाता है। ममता कार्ड के अंदर क्या होता है बच्चों कि उस प्रेग्नेंट फीमेल की जितनी भी हिस्ट्री है, वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो या प्रेजेंट प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो या पास्ट प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उसमें कंप्लीट डाटा जो होता है उस फीमेल का होता है। तो इसलिए जो कि ऑफलाइन के साथ साथ क्या होता है, ऑनलाइन भी होता है, इसलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट ANC विजिट को रजिस्ट्रेशन विजिट, जो कि 8 to 12 वीक के अंदर हो जानी चाहिए। सेकेंड ANC विजिट जो होती है बच्चों वो 24 से लेके 26 वीक के अंदर हो जानी चाहिए। थर्ड ANC विजिट जो है वो 32 वीक पर हो जानी चाहिए। और जो लास्ट एंड फोर्थ ANC विजिट है वो 36 से लेके 38 वीक तक हो जानी चाहिए। लग रहा है बोरिंग? ठीक है, तो याद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कितनी होती है ANC विजिट, बोलिए 4 होती है। फर्स्ट कब होती है जिसको रजिस्ट्रेशन विजिट बोलते हैं, 8 to 12 वीक। सेकंड कब होती है, 24 से लेके 26 वीक। एंड थर्ड कब होती है, 32 वीक पर। और फोर्थ कब होती है बच्चों, 36 से लेके 38 वीक तक हो जानी चाहिए फोर्थ। ठीक है, और WHO के अकॉर्डिंग कितनी होती है, 8 होती है बच्चों। 8 में सबसे फर्स्ट विजिट जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, जो रिमेनिंग है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को याद करनी है ANC विजिट के नंबर्स।
अगला आता है कि एएनसी विजिट के लिए अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल जा रही है तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर या कौन कौन से टेस्ट, कौन कौन से एग्जामिनेशन जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, इनको अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो प्रोसीजर एट फर्स्ट विजिट, यानी कि फर्स्ट विजिट जिसको रजिस्ट्रेशन विजिट भी बोला जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीज की जाती है, क्या क्या प्रोसीजर किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट होता है बच्चों ऑब्स्ट्रिक स्कोर कैलकुलेट किया जाता है उस प्रेग्नेंट फीमेल का। अपन कैलकुलेट कर चुके हैं कि किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल की ग्रेविडा को कैसे निकालते हैं और पेरिटी को कैसे निकालते हैं, ये अपन ने जीटी पाल सिस्टम की कंप्लीट क्लास ली थी ओबीसी की 10 मिनट सीरीज में, ठीक है। तो उसमें अपन ने कंप्लीट निकालना बताया था कि किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल की पेरिटी कैसे निकालते हैं और ग्रेविडा कैसे निकालते हैं, तो आप इसको वहां से कंप्लीट डिटेल में पढ़िए। सेकंड आती है बच्चों ईडीडी कैलकुलेट करना, यानी कि किसी प्रेग्नेंट फीमेल की एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए भी एक सेपरेट क्लास है। आपको यहाँ से कंप्लीट जो 3 रूल हैं ईडीडी कैलकुलेट करने के, वो यहाँ से आपको देखने हैं। अगला है पीरियड ऑफ जेस्टेशन, या इसी को बोला जाता है पीरियड ऑफ एमेनोरिया, ठीक है। इसको भी अपन ने कैलकुलेट किया था कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो फीटल एज होती है उस फीटल एज में प्लस कर देते हैं 14 डेज, तो अपन का क्या निकल के आ जाता है पीरियड ऑफ जेस्टेशन। थर्ड प्रोसीजर होता है बच्चों जिसके अंदर डिटेल हिस्ट्री ली जाती है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है प्रेग्नेंट फीमेल का। हिस्ट्री कैसे ली जाती है, प्रेजेंट प्रेगनेंसी की हिस्ट्री ली जाती है मदर की, पास्ट प्रेगनेंसी की हिस्ट्री ली जाती है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ली जाती है कि उसके उस प्रेग्नेंट फीमेल का जो साइकिल आता है वो कितने डेज का होता है, एलएमपी कब थी उसकी, और साइकिल के दौरान उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई साइड इफेक्ट वगैरह अराइज होते हैं या नहीं होते हैं। पास्ट मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री और ड्रग हिस्ट्री, यानी कि किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है फीमेल को, पहले कोई ऑपरेशन या सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है या नहीं है, तो ये सारी चीजें भी पूछते हैं। फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं कि फैमिली में ट्विन प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है कि नहीं है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा की हिस्ट्री है कि नहीं है, या कॉन्जेनिटल डिफेक्ट इन बेबी की हिस्ट्री है फैमिली में या नहीं है। अगला आता है पर्सनल हिस्ट्री ली जाती है मदर की कि मदर स्मोकिंग और एल्कोहल तो नहीं कंज्यूम करती है। अगला सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी कि फर्स्ट एएनसी विजिट के लिए अगर प्रेग्नेंट फीमेल आपके पास आई है तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आप क्या क्या करोगे मदर का। सबसे फर्स्ट अपन चेक करते हैं बच्चों उसका प्रेग्नेंट फीमेल की हाइट एंड वेट। अगर फीमेल का जो हाइट है वो 4 फीट और 10 इंच से कम है तो ये इंडिकेट करती है कि उस फीमेल में क्या होने के चांसेस है, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, और सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन होने के कारण उस फीमेल में एनवीडी यानी कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, उनमें सिजेरियन सेक्शन ही किया जाता है। ओके। सेकंड किया जाता है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी कि फीमेल की जो फैमिली है उनमें डाइटरी पैटर्न कैसा है कि वो कितना प्रोटीन कंज्यूम करती है, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो चेक किया जाता है। अगला आता है बच्चों स्पेसिफिकली पेलर, कि फीमेल कहीं पेलर तो नहीं है, यानी कि पेल डिस्कलरेशन तो नहीं है उसकी बॉडी का, ये चेक किया जाता है। नेक्स्ट आता है एडिमा चेक किया जाता है, यानी कि कोई भी अगर प्रेग्नेंट फीमेल आती है तो उनके अंदर अपन चेक करते हैं कि अगर एडिमा है, ऑलमोस्ट मिलता है सभी में एडिमा, लेकिन वो एडिमा फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल, इस चीज को अपन को डिफरेंशिएट करना होता है। क्योंकि बच्चों जो फिजियोलॉजिकल एडिमा होता है वो तो अगर अपन प्रेग्नेंट फीमेल रेस्ट करती है ना तो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। बात ये होती है कि प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर फ्लूइड का कंजप्शन ज्यादा होता है, फ्लूइड ओवरलोड ज्यादा होता है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसलिए एडिमा होता है जो कि फिजियोलॉजिकल होता है, जो कि सबसाइड कर जाता है रेस्ट से। और स्पेसिफिकली कौन से रीजन में होता है, एंकल रीजन में होता है। तो ये तो है फिजियोलॉजिकल एडिमा, इसको चेक करते हैं। सेकंड अपन चेक करते हैं कहीं पैथोलॉजिकल एडिमा तो नहीं है, क्योंकि पैथोलॉजिकल एडिमा जो होता है ना बच्चों वो रेस्ट करने पर भी सबसाइड नहीं होता है, और वो केवल एंकल रीजन में नहीं होता, वो एंकल रीजन के अबव यानी कि हमारी जो अपर बॉडी होती है उसमें देखने को मिलता है पैथोलॉजिकल एडिमा। अगला अपन चेक करते हैं पल्स रेट, कि फीमेल की पल्स जो है वो हाई तो नहीं है, पल्स रेट चेक की जाती है। अगला चेक किया जाता है ब्लड प्रेशर, क्योंकि एक प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है उसका ब्लड प्रेशर हमेशा डाउन साइड ही होता है, यानी कि डिक्रीजिंग साइड होता है। वो क्यों होता है बच्चों, क्योंकि प्रेगनेंसी में अपन ने बात किया था कि मेन हार्मोन जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है, जो कि प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करता है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो क्या होता है बच्चों, तो मसल रिलैक्सेंट,
या आप बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स डायलेटर का भी काम करता है, या बोल सकते हैं एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, बीपी जो होता है वो डिक्रीजिंग साइड होता है एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। अगला आता है थायराइड चेक करते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल में क्या होता है बच्चों की हाइपोथायरॉइडिज्म होने के ज्यादा चांस होते हैं ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी। थायराइड क्यों चेक करते हैं, टू रूल आउट करने के लिए हाइपोथायरॉइडिज्म। और हाइपोथायरॉइडिज्म का क्यों रिस्क होता है, ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी। ठीक है बच्चों, आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर हाइपोथायरॉइडिज्म होने का चांसेस होते हैं। अगला चेक करते हैं अपन ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, क्योंकि हार्मोन के चेंजेस की वजह से एक प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है उनकी ब्रेस्ट जो होती है वो बहुत टेंडर हो जाती है, साइज भी इंक्रीज होता है ड्यू टू मिल्क प्रोडक्शन की वजह से। तो इसलिए ब्रेस्ट का भी एग्जामिनेशन किया जाता है कि कोई हार्ड लंप तो नहीं बन गया ब्रेस्ट में। अगला चेक किया जाता है ऑस्कल्टेट की जाती है साउंड किसकी, हार्ट की, और लंग की साउंड भी क्या की जाती है, ऑस्कल्टेट की जाती है इन अ प्रेग्नेंट फीमेल इन फर्स्ट एएनसी विजिट। ये तो हुआ क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात। सेकंड एग्जामिनेशन जो करते हैं वो करते हैं ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन। और ये जो ऑब्स्टेट्रिकल ये गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है ना बच्चों, इनमें सबसे फर्स्ट जो किया जाता है वो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है। और इसको भी अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि पर एब्डोमिनल जो एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर सिम्फाइसियो फंडल हाइट जो होती है एक प्रेग्नेंट वुमेन की उसको मेजर किया जाता है, या जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि फंडल हाइट को मेजर किया जाता है। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं कि जब सिम्फाइसियो फंडल हाइट को मेजर किया जाता है, यानी कि फंडल हाइट को जब असेस करते हैं तो उस टाइम पे पोजीशन कैसी होती है मदर की, सुपाइन पोजीशन विद नी एंड जो हिप है वो स्लाइटली फ्लेक्स होने चाहिए। लेकिन जब मेजरिंग टेप से मेजर करते हैं फंडस वाले एक्स पॉइंट को और प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जब मेजरिंग टेप रखते हैं तो उस टाइम पर पोजीशन जो होती है मदर की वो सुपाइन पोजीशन होनी चाहिए विद उसके जो लेग हैं वो बिल्कुल एक्सटेंडेड होनी चाहिए, फ्लेक्स होनी चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये दो पोजीशन में डिफरेंशिएट होता है। दूसरा, इसमें 24 वीक से लेके 36 वीक तक जो सिम्फाइसो फंडल हाइट आती है वो करस्पॉन्ड करती है उसकी पीरियड ऑफ जेस्टेशन के। यानी कि अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल की सिम्फाइसो फंडल हाइट 28 सेंटीमीटर है तो अपन बोल सकते हैं कि उस फीमेल का पीरियड ऑफ जेस्टेशन कितना है, 28 वीक है पीरियड ऑफ जेस्टेशन। ठीक है बच्चों, तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से अपन को याद रखने हैं। सेकंड किया जाता है सर्वाइकल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन। सर्वाइकल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है बच्चों, ये पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, इसको पीवी बोलते हैं। उसके अंदर चेक किया जाता है डायामीटर्स ऑफ सर्विक्स। ठीक है, साथ के साथ चेक किया जाता है कि सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन तो नहीं है। ठीक है, और जो डायमीटर्स होते हैं ना सर्विक्स के, एंटीरियर डायमीटर, पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है, उन सारी चीजों को चेक किया जाता है। वेजाइना में आउटवर्ड में चेक किया जाता है कोई लंप तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, लेविया मेजोरम है, लेविया माइनोरम है, तो इन सारी चीजों को चेक किया जाता है सर्वाइकल एंड वेजाइनल या परवेजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन या गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। थर्ड पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेशन डन इन फर्स्ट विजिट, यानी कि फर्स्ट विजिट के दौरान कौन कौन से जो क्लिनिकल या बोल सकते हैं जो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन है वो परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट किया जाता है बच्चों HB टेस्ट और हेमाटोक्रिट टेस्ट, टू रूल आउट करने के लिए कि कहीं उस प्रेग्नेंट फीमेल में पैथोलॉजिकल एनीमिया तो नहीं है, क्योंकि अपन को पता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया तो मिल सकता है लेकिन फिजियोलॉजिकल एनीमिया में हमेशा HB का लेवल मोर देन 11 ग्राम पर DL से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जो पैथोलॉजिकल एनीमिया होता है उसके अंदर HB का लेवल जो है वो लेस देन 11 ग्राम होता है। तो इसको रूल आउट करने के लिए किया जाता है HB एंड हेमाटोक्रिट का लेवल, और हेमाटोक्रिट का लेवल जो है वो लेस देन 33% होता है इन केस ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि एनीमिया जो होता है मोस्ट कॉमन इनडायरेक्ट कॉज होता है प्रेग्नेंट फीमेल की डेथ का। इनडायरेक्ट कॉज कौन सा होता है, एनीमिया। और डायरेक्ट कॉज अगर पूछा जाए, डायरेक्ट कॉज ऑफ
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, पीपीएच। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज जो होता है वो डायरेक्ट कॉज होता है, मोस्ट कॉमन डायरेक्ट कॉज होता है किसका, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का। और इनडायरेक्ट कॉज की अगर बात करें तो उसके अंदर आता है एनीमिया। सेकंड इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है वो होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, टू रूल आउट करने के लिए जीबीएस। जीबीएस का मतलब बुलियन वेरी सिंड्रोम नहीं है यहाँ पे, जीबीएस का मतलब होता है जेस्टेशनल डायबिटीज, जीडीएस, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, जीडीएम को चेक किया जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस को। इसके लिए क्या किया जाता है, 24 आवर जीटीटी टेस्ट किया जाता है 75 ग्राम ग्लूकोज से। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आता है बच्चों तो इसको वापस से रिपीट किया जाता है 24 से 28 वीक के दौरान। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव कैसे आता है, अगर लेस देन, सबसे पहले 75 ग्राम ग्लूकोज होता है उसको एक आधे गिलास पानी के अंदर घोलकर मदर को पिलाया जाता है, और उसके 2 घंटे के बाद उसका शुगर, ब्लड शुगर चेक किया जाता है। अगर वो ब्लड शुगर लेस देन 140 आता है तो इसका मतलब होता है वो नॉर्मल है, उसको कोई भी डायबिटीज नहीं है। लेकिन मोर देन 140 आता है तो इसका मतलब उस फीमेल में जेस्टेशनल डायबिटीज है। लेकिन अगर मोर देन 200 आता है बच्चों तो इसका मतलब है ओवर डायबिटीज है। ओवर डायबिटीज का मतलब होता है कि जब उस प्रेग्नेंट फीमेल ने कंसीव किया था तो कंसीव करने से पहले ही उसमें क्या थी, डायबिटीज प्रेजेंट थी, तो इसको बोला जाता है ओवर डायबिटीज मेलाइटस। अगला जो एग्जामिनेशन किया जाता है वो किया जाता है बच्चों सिफिलिस के लिए स्क्रीनिंग की जाती है ना, कि कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है फीमेल में, तो उसके लिए रूल आउट करने के लिए किया जाता है वीडीआरएल, यानी कि स्क्रीनिंग की जाती है सिफिलिस की। क्योंकि अगर किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल को कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें चांसेस होते हैं उसके प्री टर्म डिलीवरी होने के। फोर्थ होता है एचआईवी टेस्टिंग। लेकिन बच्चों ये एचआईवी टेस्टिंग होती है वो रूटीन टेस्टिंग नहीं होती, ये डिपेंड करती है उन प्रेग्नेंट फीमेल और उनके पार्टनर पर कि अगर वो करवाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल स्टाफ उनको फोर्स नहीं कर सकता एचआईवी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है आउट पेशेंट ऑप्ट आउट अप्रोच नाम दिया जाता है एचआईवी टेस्टिंग को। ये एक रूटीन टेस्टिंग नहीं है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्या है, ऑप्ट आउट अप्रोच है। फिफ्थ पॉइंट आता है बच्चों यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसके अंदर क्या होता है, यूरिन के अंदर चेक की जाती है पस सेल्स तो नहीं है, आरबीसी कास्ट तो नहीं है, प्रोटीन और शुगर तो नहीं है। प्रोटीन और शुगर को डिपस्टिक मेथड जो होता है उसके द्वारा चेक किया जाता है। प्रोटीन के अंदर क्या चेक किया जाता है कि कहीं कीटोन बॉडीज तो नहीं है फीमेल के यूरिन में। ओके, अगला बच्चों कुछ स्पेशल एग्जामिनेशन होते हैं जो कि एसेंशियल नहीं है, अगर प्रेग्नेंट फीमेल से कंसल्ट किया जाता है कि अगर वो करवाना चाहती है तो अपन इसको इन एग्जामिनेशन को करवा सकते हैं, या कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं अपने इंडिया के उनमें ही इनको करवाया जाता है। ओवरऑल इंडिया में ये रूटीन टेस्टिंग में इंक्लूड नहीं है। सबसे फर्स्ट है सीरम टीएसएच लेवल, सेकंड है स्क्रीनिंग फॉर थैलेसीमिया। इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है बच्चों वो है नेस्ट रॉफ टेस्ट किया जाता है फॉर स्क्रीनिंग ऑफ थैलेसीमिया, और ये डन किया जाता है मोस्टली यूपी हरियाणा पंजाब के एरिया में रूटीनली किया जाता है, बाकी ऑल ओवर इंडिया में नहीं किया जाता। स्क्रीनिंग की जाती है फॉर सिकल सेल एनीमिया के लिए, सेंट्रल इंडिया में किया जाता है स्क्रीनिंग फॉर सिकल सेल एनीमिया। और बच्चों डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग होती है, एक थोड़ा डाउन सिंड्रोम की जो स्क्रीनिंग होती है ये थोड़ा एक्सपेंसिव स्क्रीनिंग होती है, इसलिए पहले प्रेग्नेंट वुमेन को और उसके पार्टनर को बताया जाता है। अगर वो चाहती है डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग करवाना तो अपन प्रोसीड करते हैं आगे, अगर नहीं करवाना चाहती है तो ये कंपलसरी नहीं है। एंटीबॉडी चेक की जाती है फॉर रूबेला की इम्यूनिटी के लिए। तो ये कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो कि किए जाते हैं किसमें, एक फर्स्ट एएनसी विजिट के दौरान। अब फर्स्ट एएनसी विजिट तो होगी, उसके बाद सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी। तो ये जो सब्सिक्वेंट एएनसी विजिट्स होती है इनके अंदर क्या क्या किया जाता है, ये तो है नहीं कि फर्स्ट के अंदर जितने भी इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे सेम सेकंड के अंदर और आगे वाली जो भी विजिट है उनके अंदर कर सकें, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट के अंदर सबसे ज्यादा किए जाते हैं, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट विजिट होती है उनके अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले फीमेल को पूछा जाता है अबाउट हर कंप्लेन की उसको क्या परेशानी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म किया जाता है। सेकंड होता है बच्चों आस्क अबाउट फीटल मूवमेंट, यानी कि प्रेग्नेंट फीमेल से पूछा जाता है क्या उसको फीटल मूवमेंट फील होते हैं, अगर होते हैं तो कितने फ्रीक्वेंटली फील होते हैं। ठीक है,
बीपी चेक किया जाता है, यूरिन चेक किया जाता है, यूरिन में रूटीन भी किया जाता है और माइक्रोस्कोपी भी किया जाता है। एचबी जो है इनकी हीमोग्लोबिन हर जो विजिट होती है उसमें चेक किया जाएगा। और एक जो ऑब्स्टिकल एग्जामिनेशन होता है वो भी फीटल की ग्रोथ को असेस करने के लिए किया जाता है इन ईच विजिट। ओके, फर्दर अपन चलते हैं बच्चों, एडवाइस टू प्रेग्नेंट फीमेल, यानी कि एक प्रेग्नेंट फीमेल आपके पास आई तो आपने उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी किया, ऑब्स्टिकल एग्जामिनेशन भी किया और कुछ इन्वेस्टिगेशन भी किए और कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी किए। लेकिन एएनसी का मतलब केवल ये थोड़ी नहीं है कि उसको एग्जामिन करना, अपन ने एएनसी का एक फोर्थ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा था कि एजुकेट करना प्रेग्नेंट फीमेल को, जिससे कि वो अपनी कंप्लीट प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान अपनी देखभाल घर पर खुद कर सके। तो उसके लिए अपन एजुकेट कैसे करेंगे, तो उसको एडवाइस में देते हैं सबसे पहले फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन। ये जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है वो ऑल प्रेग्नेंट फीमेल को दिया जाता है टू प्रिवेंट करने के लिए एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन। लेकिन बच्चों ये जो फॉलिक एसिड होती है इसका जो डोज होती है, एक तो होती है बच्चों प्रिवेंटिव यानी कि प्रोफाइलैक्सिस डोज होती है, ठीक है, और एक होती है एक मिनट, ये जो फोलिक एसिड होता है बच्चों इसकी दो डोज होती है, एक तो होती है प्रोफाइलैक्टिक डोज, ठीक है, और एक होती है थेराप्यूटिक डोज। यानी कि कुछ प्रेग्नेंट फीमेल ऐसी होती हैं जिनमें प्रीवियस हिस्ट्री नहीं होती है उनके बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, लेकिन कुछ फीमेल ऐसी भी होती है जिनमें प्रीवियस हिस्ट्री होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, तो उनके लिए अलग अलग डोज होती है फॉलिक एसिड के सप्लीमेंटेशन की। जैसे कि अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल में हिस्ट्री नहीं है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में, तो उसमें क्या करते हैं 400 माइक्रोग्राम देते हैं फॉलिक एसिड को, ठीक है। लेकिन अगर हिस्ट्री है पहले से ही एनटीडी की तो उसमें कितनी डोज हो जाती है 4 mg, नॉट 400 mcg, क्या होगी 4 mg होगी। कब स्टार्ट करते हैं, अगर हिस्ट्री नहीं है तो स्टार्ट करते हैं 1 मंथ बिफोर कंसेप्शन, ठीक है, और अगर हिस्ट्री है तो स्टार्ट करते हैं 3 मंथ बिफोर कंसेप्शन। यानी कि प्रेग्नेंट फीमेल को कंसीव होने से 3 महीने पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं फॉलिक एसिड अगर हिस्ट्री है, अगर हिस्ट्री नहीं है तो कंसीव करने से 1 महीने पहले ही स्टार्ट करते हैं। और कब तक देते हैं 3 मंथ आफ्टर कंसीव, कंसीव करने के 3 मंथ बाद तक देते हैं, दोनों केस में ये दोनों सेम है। अगला है कब स्टॉप करते हैं, 3 मंथ के बाद स्टॉप करते हैं दोनों में फॉलिक एसिड की डोज को, ठीक है। और जिनमें हिस्ट्री नहीं होती उनके अंदर इस डोज को बोला जाता है प्रोफाइलैक्टिक डोज ऑफ फॉलिक एसिड, लेकिन जिनमें हिस्ट्री होती है उनमें बोला जाता है इसको थेराप्यूटिक डोज ऑफ फॉलिक एसिड। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए फॉलिक एसिड की प्रोफाइलैक्टिक डोज कितनी होती है, तो आंसर जाएगा आपका 400 माइक्रोग्राम। लेकिन पूछ लिया गया कि थेराप्यूटिक डोज कितनी होती है फॉलिक एसिड की, तो आपका आंसर जाता है बच्चों 4 mg, राइट। जो प्रोफाइलैक्टिक डोज होती है वो दी जाती है टू प्रिवेंट करने के लिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, लेकिन जो थेराप्यूटिक डोज होती है वो दी जाती है टू प्रिवेंट करने के लिए रीअकरेंस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब यहाँ पे प्रिवेंट नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, अकरेंस को नहीं, रीअकरेंस को प्रिवेंट कर रहे हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की। अगला आता है बच्चों कि रीअकरेंस होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का वो 5% होता है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, ओके। अगला आता है कि फॉलिक एसिड तो दे दिया 3 मंथ तक, ठीक है, 3 मंथ तक क्या दिया फॉलिक एसिड दिया, लेकिन 3 मंथ के बाद अपन क्या करेंगे कि जैसे ही 4th मंथ स्टार्ट होता है तो फॉलिक एसिड के साथ साथ कंबाइंड कर देते हैं आयरन को टू प्रिवेंट करने के लिए एनीमिया। जैसे ही 4th मंथ स्टार्ट होता है तो आयरन प्लस फॉलिक एसिड दी जाती है टू प्रिवेंट करने के लिए एनीमिया, दोनों ही केस में सेम होता है। और ये जो दिया जाता है वो एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अंदर दिया जाता है, किसके अंदर, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अंदर दिया जाता है, जिसके अंदर एक रेड टैबलेट दी जाती है पर डे। और इस रेड टैबलेट में बच्चों क्या होता है 60 mg तो होता है एलिमेंटल आयरन, ठीक है, और प्लस होता है 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड।
फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है 400 माइक्रोग्राम, लेकिन एनीमिया मुक्त भारत के प्रोग्राम के अंदर एक जो रेड टैबलेट आती है उसके अंदर कितना कंपोजिशन होता है फॉलिक एसिड का 500 माइक्रोग्राम होता है। ठीक है, तो देखो जो आयरन का सप्लीमेंटेशन देते हैं प्रेगनेंसी में, फर्स्ट तो दे दिया अपन ने किसका, फॉलिक एसिड का, सेकंड दे रहे हैं आयरन का। तो आयरन के अंदर देखो टोटल अमाउंट जो आयरन नीड होती है प्रेगनेंसी के दौरान वो कितनी होती है 1000 mg होती है। उस 1000 mg में से फीटस को चाहिए ओनली 300 mg और 250 mg जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। तो पर डे 4 to 6 mg अपन को रिक्वायरमेंट होती है किसकी, आयरन की, लेकिन अपन को पता है अपन जितना आयरन लेते हैं उसका ओनली 10% ही एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, इसलिए डेली 60 mg आयरन को कंज्यूम करना हमारे लिए मतलब जरूरी है, नेसेसरी है। तभी तो ये 6 mg का जब 10% एब्जॉर्ब होगा तो ये 60 mg का 10% एब्जॉर्ब होगा, तभी तो ये 4 to 6 mg पर डे की रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट होगी। ओके, इसलिए देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो होता है उसमें कभी भी अपन क्या नहीं देते, आयरन नहीं देते, केवल क्या देते हैं फॉलिक एसिड देते हैं। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या देते हैं 6 to 7 mg पर डे देते हैं आयरन। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, केवल 10% जो है वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, इसलिए आयरन का सप्लीमेंटेशन जो है वो मैंडेटरी होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आयरन प्लस फॉलिक एसिड फ्री ऑफ कॉस्ट पे दी जाती है इन एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, जिसके अंदर एलिमेंटल आयरन होता है 60 mg और फॉलिक एसिड होता है 500 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट आता है बच्चों कि व्हेन टू स्टार्ट, यानी कि ये जो अपन आयरन है उसको कब स्टार्ट करते हैं, 4th मंथ यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करते हैं और कब तक देते हैं 180 डेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 180 डेज आफ्टर प्रेगनेंसी, यानी कि टोटल 360 डेज दिया जाता है आयरन इन वन प्रेगनेंसी। ठीक है, अगला आता है, ये तो आयरन का हो गया। थर्ड आता है आरडीए जो होती है फॉलिक एसिड की, यानी कि डेली रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो होती है फॉलिक एसिड की वो कितनी होती है 500 mcg नॉट mg। ठीक है, अगला आता है आरडीए कितनी होती है कैल्शियम की इन प्रेग्नेंट फीमेल, तो ये होती है बच्चों 1000 mg। नेक्स्ट आता है आरडीए ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कितनी होती है 250 mg होती है। विटामिन डी की कितनी होती है 10 mg यानी कि 400 इंटरनेशनल यूनिट। एक चीज ये ध्यान रखनी है कि कभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विटामिन डी अपन नहीं देते हैं। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विटामिन डी दे दिया तो उससे चांसेस है होने के कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट अपना आता है एक्स्ट्रा कैलोरी, कितनी रिक्वायरमेंट होती है एक प्रेग्नेंट फीमेल में, तो एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए होती है 350, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में चाहिए होती है। कितनी 350 किलो कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा चाहिए होती है, और वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं, कब चाहिए सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। एक जो बच्चों नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती है ना, उसकी अगर टोटल कैलोरी देखें पर डे की तो 2200 किलो कैलोरी चाहिए होती है उसको पर डे। लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल में क्या करते हैं एक्स्ट्रा चाहिए होती है 350, यानी कि टोटल हो जाएगी 2550 किलो कैलोरी पर डे रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की इन प्रेग्नेंट फीमेल। प्रोटीन की अगर बात करें तो कोई अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें 1 ग्राम पर केजी पर डे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसके अंदर कितनी रिक्वायरमेंट होती है 1.2 से लेके 1.5 ग्राम पर डे पर केजी पर डे के अकॉर्डिंग चाहिए होती है। अब बात करते हैं बच्चों इम्यूनाइजेशन इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के अंदर जो इम्यूनाइजेशन होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स ये होते हैं कि कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जो एब्सोल्युटली क्या होती हैं कॉन्ट्राइंडिकेट होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो एब्सोल्युटली क्या होती हैं सेफ होती हैं। ठीक है, जो सेफ होती है उनमें आता है एक ट्रिक होती है उसकी हिट रेबीज, HIT रेबीज। ठीक है, ये ट्रिक है जो सेफ है वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की। H4 आता है बच्चों हेपेटाइटिस, I स्टैंड फॉर इन्फ्लुएंजा, T स्टैंड फॉर टिटनेस,
एंड रेबीज का मतलब तो रेबीज ही है, ठीक है। तो ये कुछ वैक्सीन हैं जो कि बिल्कुल सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक तो अपन क्या होता है, जितनी भी लाइव वैक्सीन होती है ना, उनको कभी भी नहीं देते हैं, या लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है उनको प्रेगनेंसी में कभी भी नहीं देते हैं, हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इनके अंदर आता है बच्चों एमएमआर। तो एमएमआर बोले तो मम्स मम्स, मीजल्स एंड रूबेला। ओके, एमएमआर आ गई। तो आगे आती है इसमें स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है। तो ये वैक्सीन होती हैं कभी भी नहीं दी जाती हैं इन अ प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है। और एक और आती है इसमें एचआईवी। तो इन वैक्सीन को कभी भी प्रेग्नेंट फीमेल में नहीं देते हैं। तो प्रेग्नेंट फीमेल में क्या दी जाती है, एक जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें एक ही इम्यूनाइजेशन सबसे मेन किया जाता है बच्चों, और वो है टिटनेस का। किसका होता है, टीडी। एक ही इम्यूनाइजेशन होता है, वो भी होता है किसका, टीडी, यानी कि टिटनेस डिप्थीरिया का इम्यूनाइजेशन किया जाता है। उसकी 3 डोज होती हैं। सबसे फर्स्ट आती है TD1, सेकंड आती है TD2 और थर्ड आती है TD बूस्टर। अब इसको देखो, TD1 तो है वो अर्ली प्रेगनेंसी में लगाते हैं, और अपन कोशिश करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो लगनी ही चाहिए कंप्लीट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जैसे ही TD1 लग गई, जब TD1 लगी है तो उसके आफ्टर 4 वीक, यानी कि TD1 के 4 वीक के बाद क्या लगनी चाहिए, TD2। 4 वीक आफ्टर TD1 लगती है TD2, यानी कि सेकेंड डोज लगती है। जो TD बूस्टर होता है ना बच्चों, उसका एक रूल होता है कि अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल विद जिसमें कि 2 डोज लगी हुई है पहले से, TD1 एंड TD2, ठीक है, और वो विद इन 3 ईयर्स में वापस से प्रेग्नेंट हुई है, तो अब उसमें स्टार्टिंग की 2 डोज नहीं लगती, केवल क्या लगती है, TD बूस्टर लगती है। यानी कि ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है विद TD1 एंड TD2, ठीक है, और कंसीव कर लिया उसने, अगेन कंसीव किया है विद इन 3 ईयर ऑफ TD इम्यूनाइजेशन। यानी कि ये जो TD2 वैक्सीन की डोज लगी थी, इनके विद इन 3 ईयर में वो वापस प्रेग्नेंट हुई, वापस कंसीव हुई, तो उस केस में केवल TD बूस्टर लगेगा। ये बात हुई बच्चों किसकी, इम्यूनाइजेशन की। अब बात करते हैं, कुछ एडवाइस दी जाती है जो कि डेली लाइफ से रिलेटेड होती है एक प्रेग्नेंट फीमेल की, और वो एडवाइस है, सबसे फर्स्ट एडवाइस है बच्चों स्लीप को लेकर। यानी कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसको मिनिमम कितने हॉवर की स्लीप लेनी है, 10 हॉवर की स्लीप लेनी है, जिसमें से 8 हॉवर तो उसको स्लीप लेनी है नाइट में, एंड 2 हॉवर की स्लीप लेनी है उसको डे टाइम पर, ठीक है। तो फर्स्ट एडवाइस तो ये दे देना कि आपको 10 घंटे सोना है, जिसमें से 2 घंटे दिन में और 8 घंटे रात को। लेकिन सोने की भी एक पोजीशन होती है, कभी भी प्रेग्नेंट फीमेल को सुपाइन पोजीशन में लेटने के लिए नहीं बोला जाता। प्रेग्नेंट फीमेल को बोला जाता है कि आपको या तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन में या राइट लैटरल पोजीशन में सोना है, हमेशा कभी भी सुपाइन पोजीशन में नहीं सोना। यानी कि प्रेग्नेंट फीमेल को बोलना है कि आपको हमेशा करवट लेके सोना है, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, कभी भी सीधे यानी कि सुपाइन पोजीशन में नहीं सोना है। एक एडवाइस तो ये देनी है। सेकंड एडवाइस जो देनी है प्रेग्नेंट फीमेल को, वो क्या देनी है, ओरल हाइजीन से रिलेटेड। क्या देनी है बच्चों, ओरल हाइजीन से रिलेटेड। सेकंड एडवाइस है ओरल हाइजीन, यानी कि प्रेग्नेंट फीमेल को बोलना है कि आपको हमेशा मेंटेन रखना है अपने ओरल हाइजीन को, कभी भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन फर्दर लीड करता है प्री टर्म डिलीवरी में।
यानी कि फीमेल को समझाना है कि आपको हमेशा अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है, क्योंकि ओरल हाइजीन मेंटेन ना रखने की वजह से आप में इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन से जाके आगे चलकर आपको प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। ये एडवाइस हो गई। फर्दर अपन चलते हैं थर्ड एडवाइस, जो कि क्या है बच्चों, एल्कोहल और स्मोकिंग से रिलेटेड। फीमेल को बोलना है कि आपको क्विट करनी है, यानी कि बिल्कुल छोड़ देनी है क्या, स्मोकिंग एंड एल्कोहल। अगर आप पहले कंज्यूम करते थे तो कोई बात नहीं, एक मिनट, थर्ड पॉइंट आता है बच्चों, क्विट करना एल्कोहल एंड स्मोकिंग। यानी कि आपको एल्कोहल स्मोकिंग को पूरी तरह से क्विट कर देना है, क्योंकि अगर आपने नहीं की तो आपके जो बेबी है, आपका जो फीटस है, उसमें कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं, डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि एल्कोहल की वजह से फीटस में एक सिंड्रोम होता है जिसको बोला जाता है फीटल एल्कोहल सिंड्रोम, राइट। क्या बोला जाता है, फीटल एल्कोहल सिंड्रोम बोला जाता है, जिसके अंदर बेबी का क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है, क्लेफ्ट लिप हो जाता है, जो फिल्ट्रम होता है वो एकदम स्मूथ होता है, अपर लिप थिन होता है। तो ये कुछ फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फीटल एल्कोहल सिंड्रोम के, राइट। अगला आता है सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में। एक प्रेग्नेंट फीमेल को आप सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में क्या एडवाइस करोगे। देखो, प्रेगनेंसी में कभी भी क्वाइटस जो होता है, यानी कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। जैसे कि अगर फीमेल में ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, लेकिन फीमेल में अगर हिस्ट्री है ब्लीडिंग की इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, एंड क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उस केस में क्या होती है बच्चों, तो उस केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है सेक्सुअल एक्टिविटी एंड क्वाइटस इन प्रेगनेंसी। ओके, फर्दर अपन एडवाइस करते हैं, वो होती है वोवल हैबिट की। वोवल हैबिट की क्या एडवाइस दोगे आप। एक जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनमें हमेशा एक कंप्लेन रहती है किसकी, कॉन्स्टिपेशन की। और ये जो कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन होती है वो किसकी वजह से होती है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होती है। क्यों होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो भी तो एक स्मूथ मसल है, वो रिलैक्स हो जाती है, वो प्रॉपर्ली उनमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है नहीं हो पाता और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है इन प्रेग्नेंट फीमेल। इसलिए अपन उनको एडवाइस देते हैं कि आप क्या लीजिए, हाई फाइबर डाइट लीजिए, ठीक है। तो ये एडवाइस होगी। और प्रेग्नेंट फीमेल को आपको क्या करना है कि कुछ वार्निंग साइंस होते हैं प्रेगनेंसी के। क्या होते हैं बच्चों, वार्निंग साइंस होते हैं प्रेगनेंसी के, जैसे कि लीकिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वेजाइना, यानी कि वेजाइना से अगर कोई फ्लूइड लीक हो रहा है तो ये भी क्या है, वार्निंग साइन होता है किसका, प्रेगनेंसी का। यानी कि इन में से अगर कोई भी साइन आपको दिखाई देता है तो इस तरीके से प्रेग्नेंट फीमेल को एजुकेट करना है कि आप में से इन वार्निंग साइन में से अगर कुछ भी आपको दिखाई देता है या किसी भी चीज की कंप्लेन होती है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने। सेकेंड वार्निंग साइन होता है ब्लीडिंग। अगर वेजाइना से कोई भी ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी स्पॉटिंग हो रही है, ठीक है, फीवर की कंप्लेन है, तो फीवर जो है इन्फेक्शन के रिजल्ट में होता है, तो इन्फेक्शन आगे जाके प्री टर्म लेबर कर सकता है, इसलिए फीवर के केस में भी आपको कंसल्ट करना है अपने कंसल्टेंट से। अगला आता है पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्रेग्नेंट फीमेल को पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो भी तुरंत उसको हॉस्पिटल में कंसल्ट करना है। तो ये कुछ वार्निंग साइंस होते हैं प्रेगनेंसी के, तो इस तरीके से अपन को एजुकेट करना है इन एएनसी विजिट, ठीक है। तो एएनसी विजिट में अपन ने क्या क्या किया, सबसे पहले अपन ने देखा कि एएनसी विजिट है क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद एएनसी विजिट कितनी होती है अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थर्ड अपन ने देखा कि अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल फर्स्ट एएनसी विजिट में आ रही है तो आप क्या क्या प्रोसीजर उसमें करेंगे। उसके अंदर आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन दिया, हिस्ट्री ली उसकी, ऑब्स्टिकल एग्जामिनेशन किया, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया, कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए और कुछ एडवाइस दी। एडवाइस के अंदर लास्ट में अपन बात करते हैं वार्निंग साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस तरीके से आपका जो सबसे बोरिंग टॉपिक है एएनसी का,
एंटीनेटल केयर का वो कंप्लीट होता है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक, और आज के लिए थैंक यू।